फ्रेंड, जैसा कि आज हम आपके लिए ब्रायोफाइटा समूह लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने थैलोफाइटा समूह को बताया था। थैलोफाइटा समूह से रिलेटेड जो भी था, जो सवाल वगैरह, वो सब हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। लेकिन आज हम आपके लिए लेके ब्रायोफाइटा समूह लेके आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में जड़ जो है आपको फॉल्स होता है। जड़ पाया जाता है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो उसे हम फॉल्स ही बोलेंगे। ओके, तो ब्रायोफाइटा में पाया क्या जाता है? तो एस्टीम, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए तना और लीफ, ये दोनों जो है आपको प्रेजेंट होगा, ये दोनों आपको पाया जाता है, लेकिन जड़ जो है आपको क्या है? फॉल्स होता है। ओके, ब्रायोफाइटा यह पहला स्थलीय पौधा होता है। यह जो है आपको पहला स्थलीय पौधा, मतलब स्थल पे पाया जाने वाला यह पहला पौधा होता है ब्रायोफाइटा। जैसा कि आप जब नल वगैरह पे जाते हैं या गांव में रहने वाले लोग जो होता है, वो कल होता है उसके आंगन में या दरवाजे पे, तो हरे हरे कलर का जो आपको निकला रहता है जहाँ पे पानी लगती है, तो वो जो हरे कलर का होता है वो भी आपको ब्रायोफाइटा समूह के ही होता है। बात समझ गए? तो ब्रायोफाइटा में वहाँ आपको जड़ दिखेगा नहीं? दिखेगा। तना आपको दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया होता है, थोड़ा अधिक समय का हो गया होता है, तो पत्ता और तना दिखेगा, लेकिन जड़ उसमें पता नहीं चलता है। तो ब्रायोफाइटा में हमें यही जानना है कि इसे पादप जगत का क्या कहा जाता है? तो उभयचर कहा जाता है। ओके, उभयचर ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लांट किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर जो है आपको ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है, और ब्रायोफाइटा का अध्ययन हमने यहाँ पे लिख रखा है ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ब्रायोलॉजी कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं रिक्सिया, मर्चेंटिया या फ्यूनेरिया या मॉस, ये सब जो है आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और ये ब्रायोफाइटा समूह से होता है। सबसे मेन डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि इसमें जड़ आपको नहीं पाया जाता है, पाया भी जाएगा तो फॉल्स होगा, जो आपको नहीं दिखता है, लेकिन स्टीम, तना और पत्ती, ये दोनों आपको इसमें पाया जाता है। यह मृदा के बिना रह सकता है। ये आपको मॉस जो है मृदा के बिना रह सकता है, ये हमने लिख रखा है। एक टर्म्स है फ्रेंड की वैस्कुलर टिश्यू, संवहनीय ऊतक। आप भी पढ़े होंगे कहीं बुक में कि जो संवहनीय ऊतक है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है जैलम और दूसरा होता है आपको फ्लोएम। तो जैलम का क्या काम है फ्रेंड? जैलम का काम है यह जल एवं खनिज पदार्थों को पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना। दूसरा फ्लोएम का क्या काम है? तो यह खाद्य पदार्थों को जो है आपको पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं, आगे क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो थैलोफाइटा है या ब्रायोफाइटा, इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। अब समझ में आया? वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनीय ऊतक, जो हमने आपको बताया है अभी कि जैलम और फ्लोएम, तो ये आपको वैस्कुलर टिश्यू होता है, लेकिन ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह में आपको ये नहीं पाया जाता है, यानी कि ये एब्सेंट होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा हो गया या जिम्नोएस्पर्म हो गया या एंजियोस्पर्म हो गया, इसमें आपको वैस्कुलर टिश्यू, संवहनीय ऊतक पाया जाता है। ऑलराइट फ्रेंड, आगे देखते हैं टेरिडोफाइटा। अब हमें टेरिडोफाइटा समूह को देखना है। टेरिडोफाइटा में सबसे पहला बात है आपको वैस्कुलर टिश्यू इसमें पाया जाता है, यानी कि संवहनीय ऊतक पाया जाएगा। जैलम और फ्लोएम इसमें पाया जाता है, और इसे पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। बात समझ गए? मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे
कि पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाएगा, तो ये आपको टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा में आपको जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, ये सब के सब आपको दिखाई देता है। बात समझ गए। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख रखा है। फॉर्न हो गया या फिर एजोला हो गया, ये भी आपको टेरिडोफाइटा में ही आएगा। मार्सिलिया हो गया, समझ गए, मार्सिलिया हो गया, ये भी आपको टेरिडोफाइटा में ही आता है। नाम जो है टर्म्स आपको याद रखना होगा। और मार्सिलिया का यूज़ क्या करता है आदमी, तो इसे कई बार सब्जी में वेजिटेबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं। आगे एक टर्म्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा सहजीवी, मिटोलिज्म। मिटोलिज्म का मतलब क्या होता है, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने में, एक्चुअली मोबाइल से ही बनाता हूँ ना, इसीलिए। तो सहजीवी आपको देखना है, मिटोलिज्म होता क्या है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो दोनों को लाभ पहुँचा सके, जो दोनों को लाभ पहुँचा सके उसे हम मिटोलिज्म बोलते हैं। यह स्टेटमेंट के तौर पर कई एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहजीवी किसको बोला जाएगा, तो जो दोनों को लाभ होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि एजोला और एनाबेना। एनाबेना का काम क्या होता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त करता है और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट, और उस नाइट्रेट का उपयोग जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। जो एजोला उसका उपयोग करता है, उस एजोला उसका फायदा पहुंचाता है। जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एनाबेना को भी फायदा होगा। तो जब दोनों को फायदा हो तो उसे हम सहजीवी बोलते हैं, उसे हम मिटोलिज्म बोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि एनाबेना एजोला को नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। एनाबेना वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर एजोला को प्रदान करता है। एजोला हमारे धान के खेत में पाया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है किस में, तो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, यानी मिट्टी का गुणवत्ता बढ़ाने का काम करता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एमसीक्यू के तौर पे दिख रहा होगा कि एजोला किसके साथ जीवन में रहता है, तो एनाबेना के साथ। बात समझ गए। आगे हम आपको जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक एमसीक्यू के तौर पे हमने यहाँ लिख रखा है। यहाँ देखिए, धान के खेत में किसको एक जैव उर्वरक की तरह उपयोग किया जाता है, तो ये है आपको एजोला। उस फर्न का नाम बताइए जो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपको एजोला। नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट किन सब को कहा जाता है, तो ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जो धान के खेतों में पाया जाता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट होता है। राइजोबियम हो गया, जो मटर और चना के जड़ में पाया जाता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट कहलाता है। गेहूं में आपको एजोटोबैक्टर होता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। एजोला में आपको पता है, एजोला ये भी धान के खेतों में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट ये भी होता है, जो कि बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है। बात समझ गए। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है, तो लाल शैवाल हो गया, हरी शैवाल हो गया, भूरा शैवाल हो गया, नीला हरा शैवाल हो गया। ये सब के सब जो है आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। जलीय फर्न का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जलीय फर्न का उपयोग जो है आपको किस में किया जाता है, जैव उर्वरक के, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। उसमें आपको साल्विनिया हो गया, अजोला हो गया, मार्सिलिया हो गया या टेरिडियम हो गया, ये सब के सब जो है आपको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये नाम आपको याद रखना है दोस्त। आगे देखिए, आगे है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है।
इससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है जिम्नोएस्पर्म। जिम्नोएस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, जिम्नो का मतलब होता है नग्न और एस्पर्म का मतलब होता है बीज। मतलब वैसा फल जिसके बीज जो है आपको नग्न में, जैसे स्ट्रॉबेरी आप देखे होंगे, तो स्ट्रॉबेरी क्या है, जिम्नोएस्पर्म ही है, क्योंकि उसके बीज फल के ऊपर होता है। अब छोटे छोटे दाने के रूप में आप देखते होंगे, स्ट्रॉबेरी आप कभी खरीदे होंगे तो उसके बीज ऊपर होता है, तो वो क्या है, जिम्नोएस्पर्म है। बात समझ गए। तो जिम्नोएस्पर्म इसमें तो बीज यानी कि सीड होता है, लेकिन फ्लावर नहीं पाया जाता है। बात समझ गए। सीड बीज यानी होगा, पर फ्लावर इसमें मौजूद नहीं होता है। जैसे चीड़ का पेड़ या पाइन जिसको बोलते हैं, ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ये आपको ग्रुप डी में या दरोगा बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है कि चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, और चिलकोजा भी आपको प्राप्त किया जाता है, जो कि एक ड्राई फ्रूट के रूप में होता है। ठीक है। साइकस हो गया, इससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। जब आदमी का तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो हरे वो जो है उजले होता है, छोटे छोटे उजले, जिसको दूध में डाल के बच्चे को खिलाया जाता है, साबूदाना। तो ये आपको साइकस से ही प्राप्त किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म्स के रूप में हमने यहाँ लिख रखा है कि जिम्नोएस्पर्म यानी कि सीड इसमें होगा, लेकिन फ्लावर नहीं होता है। पाइन या चीड़ जिसको बोलते हैं, उससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, या फिर चिलकोजा आपको प्राप्त एक ड्राई फ्रूट के रूप में होता है आपको चिलकोजा। ऑलराइट फ्रेंड। और साइकस जो है साबूदाना मिलता है। साइकस से क्या मिलता है, तो साबूदाना मिलता है। आगे देखिए, आगे जो है आपको है एंजियोस्पर्म। थोड़ा सा ये आपको समझना है, इसके बाद ये लास्ट ही है। ओके। एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड। एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, और एस्पर्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बीज होता है, सीड। तो जिसके बीज ढका होता है यानी फल के अंदर होगा, वही एंजियोस्पर्म कहलाता है। इसमें फ्लावर आपको पाया जाएगा। चूँकि बीज के अंदर जो है पत्तीनुमा लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे ही कोटिलेडोन कहते हैं। बात समझ गए। पहली बात तो एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि बीज जो है इसके अंदर होता है, फल के अंदर पाया जाता है, तो वो एंजियोस्पर्म कहलाए। लेकिन आप कभी बीज को फाड़ के आप देखोगे तो उसमें एक हरे लीफ टाइप का आपको आकृति मिलता है। उसी हरे जो आपको लीफ टाइप का आकृति जो होता है हरे कलर का, उसी को कोटिलेडोन कहा जाता है। अब कोटिलेडोन दो प्रकार के होता है, एक होता है मोनोकोट्स और एक होता है डाइकोट्स। बात समझ गए। एक होता है मोनोकोट्स और दूसरा होता है आपको डाइकोट्स। तो एक बीज पत्री, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, या फिर घास हो गया, ये सब के सब है फ्रेंड एक बीज पत्री। समझ में आ गया। एक बीज पत्री में क्या होता है कि समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जो इसके पत्ती होगा, तो पत्ती में जो सिरा निकला होता है वो पैरेलल फॉर्म में होगा एक बीज पत्री में। लेकिन द्विबीजपत्री की बात जब करेंगे तो उसके जो सिरा विन्यास होगा वो पैरेलल नहीं होता, वो इधर उधर निकला होता है। इसको हम रेटिकुलेट सिरा बोलते हैं। अब एक बीजपत्री में जो रूट होगा वो फाइब्रस रूट पाया जाता है। जैसे गेहूं के आप पौधे जब उखाड़ोगे खेत से, तो उसके जो जड़ होगा वो कैसा होगा, फाइब्रस आकृति का होता है, फाइब्रस आकृति का होता है। ओके। लेकिन जो डाइकोट्स होता है, जो द्विबीजपत्री होता है, उसके रूट जो है आपको टैप रूट पाया जाता है, मूसला जड़ उसमें पाया जाता है। बात समझ में आ गया। आगे मोनोकोट्स में एस्टोमा, जो पत्ती के ऊपर छिद्र होता है, पत्तियों के दोनों तरफ पाया जाता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना होगा। जो एक बीजपत्री होता है उसके पत्ती में जो छिद्र होगा, एस्टोमा, एस्टोमाटा जिसको बोलता है, ये दोनों तरफ पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एस्टोमाटा। उसी से आपको
वाष्पीकरण होता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि मोनोकोट्स में आपको स्टोमाटा दोनों तरफ पाया जाता है, लेकिन डाइकोट्स में स्टोमाटा जो है पत्ती के नीचे पाया जाता है। ये आपको डिफरेंस था फ्रेंड एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए और बहुत सिंपल तरीका से हमने इसको समझाया आपको, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को। इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, इसे बार बार आप देखेंगे, आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम लेके आएंगे आपके लिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से रिलेटेड 2 टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हम अगला कोई सब्जेक्ट लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।